बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। आप सभी के बीच में जो पुस्तक में पढ़ाई जाने वाली पद्धति के 10 सोपान हैं उनकी चर्चा हो चुकी है और पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा चल रही है। तो अब मैं किसी भी विद्यार्थी के पास माइक लेके आऊँगा तो आपको अनिवार्य रूप से 10 सोपान की जो चर्चा हुई है वो आपको आने चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि हमें नहीं आ रहा है। और अपनी जो अभ्यास कक्षा है उसमें भी चर्चा चल रही है। चलिए तो चलते हैं। 1 से लेकर के 5 नंबर के सोपान क्रमशः बोल रहे हैं। 1 से लेकर के 5 नंबर के सोपान। बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, प्रश्नोत्तर, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। व्याख्या के 3 भेद कौन कौन से हैं? व्याख्या के भेद कहो, मूल स्टेप कहो। मूल स्टेप कैसे? मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण। बहुत सुंदर। संवाद किसे कहते हैं? संवाद की डेफिनेशन इसमें दी है, वो आपको बतलाना है। संवाद किसे कहते हैं? मूल्यांकन के पश्चात, मतलब व्याख्या के पश्चात जो भी टीचर ने स्टूडेंट से पॉइंट्स बोले थे नोट करने के लिए, वो जो स्टूडेंट्स बताते हैं उसका और टीचर के बीच में जो संवाद होता है, पूछा जाता है, उसे संवाद। बहुत सुंदर। मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन किसे कहते हैं? जो व्याख्या के बाद स्टूडेंट से मेन पॉइंट पूछते हैं कि आपने क्या समझा, उससे मूल्यांकन कहते हैं। कहाँ बोला? अच्छा चलिए ठीक है। थोड़ा हाँ, हम लोगों को पता चलना चाहिए कहाँ से आवाज आ रही। अब इस तरफ से विद्यार्थियों में से मूल्यांकन प्रश्नोत्तर कितने प्रकार के होते हैं? मूल्यांकन प्रश्नोत्तर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 4 प्रकार के। एक मिनट इस तरफ बॉयज से। 4 प्रकार के। हाँ बोलिए कौन कौन से? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अरे मूल्यांकन प्रश्नोत्तर कितने प्रकार के होते हैं? समापन मूल्यांकन, पूर्वपाठ मूल्यांकन। समापन मूल्यांकन और पूर्वपाठ। पूर्वपाठ जो कल अपन ने पाठ पढ़ा है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछना, उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, पारिभाषिक, भाव भाषण और जीवनोपयोग। बहुत सुंदर। समापन मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ के किस सोपान से प्रश्न पूछते हैं? समापन मूल्यांकन इस तरफ से, चौथे सोपान से। चौथे सोपान से समापन मूल्यांकन में। हाँ। एक एग्जाम्पल आप बताएंगे कोई एक प्रश्न को प्रयोग करके? हाँ, भगवान किसे कहते हैं? पहले ये पूछना है कि भगवान किसे कहते हैं। बाद में पूछना है कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ है उसे क्या कहते हैं। बाद में पूछना है कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वो भगवान है या मुनिराज है। और लास्ट में पूछना है कि जो वीतरागी सर्वज्ञ है क्या उसे भगवान कहते हैं, हाँ या नहीं। पहले ये बात जो इन्होंने कहा है पहले सही है कि गलत है, पहले तो ये बताना है। इस पूर्वपाठ मूल्यांकन है कि समापन मूल्यांकन है? कौन बोला गलत है? गलत है। तो कौन से स्टेप से चालू होंगे वस्तुनिष्ठ के? तीसरे स्टेप। बहुत सुंदर। तीसरे स्टेप से। पूर्वपाठ मूल्यांकन में चौथे स्टेप से चालू होंगे। मैंने आपको बोलने इसलिए दिया कि अभी थोड़ा सा इन लोगों का भी हालचाल देखते हैं। आगे इस तरफ से व्याख्या में 3 स्टेप आए, उसमें स्पष्टीकरण 2 प्रकार से होता है। वो आपको दोनों प्रकार बतलाने हैं। स्पष्टीकरण 2 प्रकार से होता है। लगाइए माइक, आप तो किसी के पास ले जाओ और माइक लगाओ। स्पष्टीकरण 2 प्रकार से होता है। सामान्यार्थ और विचार विश्लेषण। बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा सामान्यार्थ विवेचन में 3 चीजें आती है, उसमें 2 और चीजें रह गई। कौन कौन सी? सामान्यार्थ विवेचन और भाववासन और जीवनोपयोग। भाववासन परक और जीवनोपयोगी। एक गद्य में लगेगा कि पद्य में लगेगा? गद्य में। गद्य में। गद्य में। पद्य में लगेगा। किस में लगेगा? पद्य में। अच्छा गद्य में कैसे लगेंगे? यही तीनों चीजें कैसे लगेंगे गद्य में? तुम बोल चुके।
गद्य माने जैसे अपन ने कोई पैरा पढ़ा उसका जैसे कुछ वर्ड्स कठिन हो तो उसका सामान्य अर्थ बताना। भाई ये अब चलेगा नहीं, आप तो माइक आए तो आपको बोलना है उत्तर। पारिभाषिक, भावभाषण परक और जीवनोपयोगी। विचार विश्लेषण, भावासन परक और जीवनोपयोगी। बहुत अच्छा। पारिभाषिक आएगा वहाँ पर, गद्य में पारिभाषिक। गद्य में पारिभाषिक आने, विचार विश्लेषण में पारिभाषिक भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आपने पहले दिन की पहली अनुवृत्ति पढ़ाई है तो आप समापन और गृह कार्य करेंगे कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर देना है, करेंगे कि नहीं? नहीं। मतलब आपने पूछा था कि समापन वाला और गृह कार्य हम देंगे कि नहीं देंगे, मतलब पहली अनुवृत्ति है तो। चलो वो झपकी भी लग रही थी तब भी सुन लिया, बहुत बहुत सुंदर। प्रथम दिन की प्रथम अनुवृत्ति में समापन और गृह कार्य नहीं करेंगे, अन्य सारांश कथन तक रुक जाएंगे। अगला प्रश्न महिला वर्ग से, आप किसी के पास भी माइक लेके जाए। पहले दिन की दूसरी अनुवृत्ति और पाठ अभी पूरा नहीं हुआ, समझना प्रश्न। एक पाठ को 4 अनुवृत्ति में डिवाइड किया, एक दिन में 2 अनुवृत्ति पढ़ाई, तो हम समापन और गृह कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? पाठ पूरा नहीं हुआ, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। समापन गृह कार्य तो दे सकते हैं लेकिन समापन नहीं। समापन करेंगे। हाँ, दूसरी अनुवृत्ति में हम समापन और गृह कार्य पहले दिन में भी करेंगे, पाठ अधूरा होगा तो भी करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब आपको ये अनुवृत्ति का डिवाइडेशन समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, सब और पूछो। चलिए अब कक्षा प्रारंभ करते हैं। मुझे लगता है अब आप सब पढ़ाने की तैयारी करके आए हैं। आप सभी को ये चार्ट मिल गया है। इस चार्ट में, ये चार्ट बहुत बारीकी से बनाया गया है और जैसे कभी किसी ने डांस की ट्रेनिंग ली है क्या? हम जब डांस देखते हैं ना स्टेज पर होता हुआ, तो हमें इस बात की कल्पना नहीं होती। हम समझते हैं बस यूं ही वो जैसे उसका मन हो रहा है वैसे ही वो डांसर या जो भी है वो थिरक रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। उनका एक एक कदम बहुत सुनिश्चित होता है, कितने इंच आगे जाएंगे, कितने इंच पीछे आएंगे और दाएं बाएं, और कितने समय के अंतराल में एक कदम के बाद दूसरा कदम पड़ेगा। हर चीज़ बहुत सुनिश्चित होती है। यही चीज़ आप देखेंगे कि जब एक फ्लो में टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं, कल अशोक जी ने पढ़ाया था ना, तो कितना एकदम आदर्श तरीके से पढ़ाया था। उसमें हमें कहीं कोई विभाग दिखाई नहीं देते हैं, टुकड़े दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वो पूरी गतिविधि जो 10 मिनट में उन्होंने की है वो कितने भागों में विभक्त है ये आपने देख ली है। ये और एक एक शब्द ऐसे तो लग रहा है कि वे बिना सोचे समझे जो समझ में आ रहा है वहाँ पर बोल रहे हैं। जो दर्शक जो इस शिक्षण पद्धति को नहीं जानते हैं वो इस बात को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु बीच में रोक करके मैंने पूछा था ना कल कि भाई ये कौन सा सोपान चल रहा है, तो उसने बराबर पिन पॉइंट किया था। तो जो समझदार हैं वो ये समझता है कि डांसर ये जो कदम चला है ये कौन सा स्टेप है। आप कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप यहाँ आकर के पढ़ाएंगे या अपने क्लासरूम में जाकर के पढ़ाएंगे, वो देखने में भले अव्यवस्थित लगे परंतु उसका एक एक कदम पूरी तरह व्यवस्थित और सुविचारित है और उसको समझने वाले लोग भी हैं। जब आपकी परीक्षा ली जाएगी प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो हर काम के लिए इसमें नंबर सुनिश्चित किए गए हैं, इस चार्ट में दिए गए हैं।
तो किस प्रकार से है, हमें कौन से सोपान में क्या क्या करना है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आप सब लोग इस बात को ध्यान में रखें, चार्ट अपने सामने रखें, ताकि आपको ये बात भी ख्याल रहे कि हम जब पढ़ाने के लिए खड़े हों तो हमें किन सोपानों पर ज़्यादा ध्यान देना है। अमूमन होता ये है कि आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ये जो पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, ये हम मोटे मोटे स्टेप्स कर लेते हैं पूरा, और एक जो व्याख्या का स्टेप आता है, कदम आता है, वो उसको हम काम चलाऊ ढंग से कर लेते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि अगर 15 स्टेप हैं या 10 स्टेप हैं, उनमें से 9 तो हमने बहुत अच्छी तरह कर लिए, सिर्फ एक व्याख्या का ही तो हमने थोड़ा सा अनमने ढंग से कर दिया है, तो हमें 90% मार्क्स तो मिलने चाहिए। पर मार्क्स में सबसे ज़्यादा वजन अकेले उसी सोपान का है जिससे आप बचने की कोशिश करते हैं। तो ये मान करके चलिए कि सृष्टि में अन्याय नहीं है, पूरी तरह न्याय है, ठीक है ना। तो हम इसका देखिए बारीकी से एक बार समझते हैं। प्रैक्टिकल पढ़ाने का टोटल 50 मार्क्स हैं। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा, जब आप पढ़ा करके दिखाएंगे, उसके टोटल पूर्णांक 50 हैं। उन 50 नंबरों का किस प्रकार से वर्गीकरण है? बोर्ड कार्य और छात्रों पर दृष्टि, इसका बात का 50 में से सिर्फ आधा नंबर है। आपने बोर्ड कार्य किया कि नहीं, और आपकी दृष्टि छात्रों पर रही या नहीं रही। अब अगर आपने बोर्ड कार्य किया और उस आपकी दृष्टि छात्रों पर नहीं थी, तो उस आधे नंबर में से क्या होगा? मास्टर जी बड़े कंजूस होते हैं और वे इसी फिराक में रहते हैं कि कहां पर नंबर काटे जाएं। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ये मास्टर जी की जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अपन अपनी तो कर रहे हैं। अपन सभी तो मास्टर जी हैं, ये प्रशिक्षण लेने के बाद मास्टर जी तो बनने वाले हैं। तो ये बोर्ड कार्य और छात्रों पर दृष्टि का आधा नंबर है 50 में से। फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन, तो पूर्व पाठ मूल्यांकन में सबसे आसान है पारिभाषिक पूर्व पाठ मूल्यांकन करना। परिभाषाएं लगाओ, चौथे नंबर के सोपान से शुरुआत करो। तो अगर पूर्व पाठ मूल्यांकन के 5 नंबर हैं, तो उसमें से पारिभाषिक पूर्व पाठ मूल्यांकन का सिर्फ एक ही नंबर है, और भाव भाषण परक पूर्व पाठ मूल्यांकन के 2 नंबर हैं, और जीवनोपयोगी के 2 नंबर हैं। तो अब लोग, पारिभाषिक बहुत आसान है तो हर आदमी आसानी से कर लेता है, और भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी से बचने की हम कोशिश करते हैं, बस वहीं पर नंबर कट जाते हैं। फिर उद्देश्य कथन, तो उद्देश्य कथन कैसा होना चाहिए? अपन ने पढ़ा है ना, सरल, संक्षिप्त और रोचक। तो इसमें सरल हो और संक्षिप्त हो, इस बात का 1 नंबर है, और रोचक हो इस बात के 2 नंबर हैं। एक बार क्या हुआ कि 100 नंबर का पेपर था और उसमें 96 अंकों के तो प्रश्न थे, और पहले ऐसा हुआ करता था, और उसमें लिखा रहता था शुद्धता और सुंदरता के लिए 4 अंक सुरक्षित हैं। तो एक विद्यार्थी पूरी कॉपी, पूरी आंसर बुक खाली छोड़ करके आ गया। उसे कितने नंबर मिलेंगे? साफ सफाई के 4 नंबर तो मिलेंगे ना। तो ये जो है ना, संक्षिप्त
हम तो इतना संक्षिप्त करेंगे उसे कि हम करेंगे ही नहीं। उससे ज़्यादा संक्षिप्त और क्या हो सकता है? तो कितने नंबर मिलने चाहिए? है करना है और संक्षिप्त करना है, ठीक है ना? तो सरल रखना। दोस्तों, आज हम पाप के बारे में समझेंगे, तो ये संक्षिप्त भी हो गया और सबसे सरल भी हो गया। तो इसके 3 नंबर हैं, उसमें से कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा। और रोचक बनाने के 2 नंबर हैं। मतलब बड़ा न्याय है, बहुत संतुलन है। जहां थोड़ी कठिनाई है वहीं पर वजन ज्यादा है। उसे रोचक बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि हम सभी लोग दिन रात पाप करते हैं, पर पाप क्या होता है हम जानते ही नहीं है। तो फिर हम पापों से बचेंगे कैसे? आप सभी लोग पाप करने से बचना चाहते हैं ना, तो पाप समझना जरूरी है ना। आज हम पाप के बारे में समझेंगे, उसको रोचक बनाया। अब क्योंकि इससे हमारा कंसर्न है, हम इससे जुड़े हुए हैं, हमें पाप करने से बचना है, तो हमें पहचानना तो पड़ेगा कि क्या चीज़ पाप है। जिस काम को हम धर्म समझ रहे हैं वो तो पाप है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या कि हम पाप को धर्म समझ लें? अगर मैं कहूँगा ना तो भरोसा नहीं होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। इतना बुद्धू कौन है जो पाप को धर्म मान लेगा? अब जो लोग बलि चढ़ाते हैं वो क्या है? महापाप है ना, हिंसा का, और उससे लोग धर्म मानते हैं। और अपन ने एक उदाहरण दिया था कि ये पेन पड़ा हुआ मिला तो उठा करके, इसके पास पेन नहीं है, बहुत परेशान होता है, अगल बगल से मांगता फिरता, इसको दे दें, तो वो समझता है मैंने परोपकार का काम किया। परंतु उसने किया क्या? चोरी की। तो हमें सही स्वरूप समझना, ये हमारे हित की बात है ना। तो हमें इस बात को पाठ पढ़ाने से पहले उद्देश्य कथन में अपने हित अहित से जोड़ दिया, तो लोग उस बात को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो उसको रोचक बनाने के 2 नंबर हैं और सरल और संक्षिप्त रखने के सिर्फ 1 नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद में आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में सिर्फ 1 नंबर दिया है, क्योंकि सबसे सरल काम है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में हमें 2 प्रकार के निर्देश देने होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के निर्देश देने होते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताओ बताओ। माइक दो, माइक रिकॉर्ड होता है ना सबका आंसर। हेलो। एक पढ़ने का और दूसरा पढ़ाने का। मैं जो कुछ भी पढ़ूं उसको ध्यान से पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट करना। मैं किसी को भी खड़ा करके पढ़वा सकता हूं, और जो इसके मुख्य बिंदु हैं उनको आपको नोट करना है। राइट, ये 2 निर्देश हैं। तो पहला निर्देश उसका 1 नंबर है, आधा नंबर है 1 में से, और दूसरे निर्देश का और पढ़ करके दिखाने का उसका आधा नंबर है। फिर इसी तरह से अनुकरण वाचन में, अनुकरण वाचन में निर्देश देना और पढ़वा करके दिखाना। अनुकरण वाचन के निर्देश कौन कौन से हैं? आप बताइए, आप बताइए। निर्देश देना और गलतियाँ पूछना। हाँ, नहीं, क्या निर्देश? अभी मैंने जो पढ़ा है उसको आप भी मैंने अनुकरण वाचन के। हाँ, मैंने जिस तरह पढ़ा है हाँ, ये जो पढ़ रहे हैं वो आप ध्यान से सुनेंगे और उनकी जो गलतियाँ हैं वो आप नोट करेंगे। हाँ। और जिन्होंने मुख्य बिंदु नहीं निकाले वो भी निकालेंगे। हाँ,
ठीक है ना। और उसके बाद में जब अनुकरण वाचन करवाया तो छात्रों से गलतियां पूछना, उसका आधा नंबर है। इसके बाद में व्याख्या, व्याख्या में टोटल नंबर हैं आपके 5। उसमें मूल्यांकन 1, मूल्यांकन 2, मूल्यांकन 3 और मूल्यांकन 4, इनके मूल्यांकन 1 और 2 के 1-1 नंबर हैं, मूल्यांकन 3 और 4 के 1.5 नंबर हैं। इसमें मूल्यांकन में क्या क्या करना है कि आप छात्रों ने कौन कौन से मुख्य बिंदु नोट किए हैं ये उनसे पूछना, और बाद में उन बिंदुओं को ये परखना कि ये बिंदु तो नोट कर लिए उन्होंने, परिभाषा कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, परंतु उसका मीनिंग कितना समझ में आया, ये परखने के लिए जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो मूल्यांकन 3 और 4 में आते हैं। क्योंकि अगर वे इसका आशय समझ गए हैं तो हम उससे आगे की चर्चा करेंगे, अगर वो उसका आशय नहीं समझे हैं तो हम उस बात को और ज़्यादा, एक हमें कदम कल उदाहरण दिया था ना, हांडी में से एक चावल निकाल करके मसल करके हमें ये परखते रहना है कि चावल कितने पके हैं। इस तरह से हमें कदम कदम पर इस बात को की परीक्षा करनी है कि जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, बच्चों के लिए कितना रुचिकर हो रहा है। देखो अभी ये बात चल रही ना, अब उस बच्चे को इसमें कोई रुचि नहीं है जो पिंक टी शर्ट पहन करके, तो वो यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें इस बात को कदम कदम पर ध्यान देना है कि जो बात हम पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों को कितनी रुचि हो रही है और वे उसे कितना समझ पा रहे हैं। जहां हम ये महसूस करें कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आई है, उस पर हम विशेष प्रकाश डालें। एक उदाहरण देकर के हमने समझाया है और फिर भी अगर वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं तो हम दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर दें, और अगर एक उदाहरण से उसके सारे पहलू अच्छी तरह से समझ गए हैं तो फिर हम दूसरा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएं। इसके बाद में संवाद, मूल्यांकन के 5 नंबर हैं और फिर संवाद के 3 नंबर हैं। संवाद क्या है? जो बिंदु उन्होंने निकाले हैं उनमें से जो कुछ बाकी रह गया है वो उनसे निकलवाना। तो वो भी हम सीधे सीधे नहीं पूछते उनसे, हम उनसे इस तरह से क्लू देते हुए पूछते हैं ताकि वे दोबारा उसको ग्रहण करें कि हाँ हाँ ये भी एक मुख्य बिंदु इसमें समझने लायक है। तो इसके 3 नंबर हैं। और उसके बाद में जब सारे के सारे बिंदु कवर हो गए तो हम उसकी व्याख्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। ये स्पष्टीकरण 2 तरह का होगा, सामान्यार्थ विवेचन और विचार विश्लेषण। पद्य में सामान्यार्थ विवेचन और गद्य में विचार विश्लेषण। उसमें भी उन परिभाषाओं को सीधे सीधे स्पष्ट कर देना, उसके 3 नंबर हैं। टोटल इसके 15 नंबर हैं, उसमें से इसमें 3 ही नंबर हैं परिभाषाओं को सीधे सीधे स्पष्ट करने के। और भाव भाषण परक ढंग से कि हमने ये कहा कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, परिभाषा तो बच्चे को समझ में आ गई, पर उल्टी मान्यता का मतलब क्या और किस संदर्भ में उल्टी मान्यता। प्रसंग निकला तो मैं बात बता दूं। किसी ने मुझसे आकर के पूछा कि ये तो अन्याय की बात है, आप कहते हो कि दिन को रात कहे और रात को दिन कहे तब भी वो मिथ्या दृष्टि नहीं, अगर वो उसे 7 तत्वों का सही श्रद्धान हो, देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो, और अगर उसका सही श्रद्धान ना हो और सारी दुनिया का ज्ञान हो तब भी वो मिथ्या दृष्टि। ये तो अन्याय है। ऐसा क्यों? अगर 10 विषय हैं दुनिया में, उसको 9 विषय अच्छी तरह से आते हैं, एक विषय नहीं आता तो 90% मार्क्स मिल जाने चाहिए।
परंतु वो ये जो प्रयोजनभूत विषय है उससे हमारा आत्मा का कल्याण प्रभावी होता है। संसार की अगर हम ये माने ना कि नहीं जो सम्यक दृष्टि है उसे तो हर चीज की, दुनिया की हर वस्तु की सही समझ होनी चाहिए, ऐसा कैसे चलेगा? कि भले ठीक है तुम्हें 7 तत्वों का श्रद्धान है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, परंतु अगर आपको रात और दिन का फर्क मालूम नहीं है तो आपको सम्यक दृष्टि नहीं माना जा सकता। बात सही है कि गलत? आपको क्या लगता है? आपको फीलिंग क्या आती है? अगर हम ये शर्त लाद देंगे ना कि उसे हर चीज की सही समझ होनी चाहिए तभी सम्यक दर्शन होगा, तो मालूम है क्या होगा? कोई सम्यक दृष्टि होगा ही नहीं, क्योंकि उसे सम्यक दृष्टि होने से पहले सर्वज्ञ होना पड़ेगा, तब तो सारी चीजों को सही जानेगा। तो पहले सर्वज्ञ होना पड़ेगा तब सम्यक दर्शन होगा, और ये तो संभव है नहीं। इसलिए सारी दुनिया को जानना और नहीं जानना उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मोक्ष मार्ग में। 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत और देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के यथार्थ सिद्धांत, सिर्फ यही महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गई ना? बहुत महत्वपूर्ण बात ही है, क्योंकि अगर सब कुछ में सही जानना ये शर्त हो जाए तब तो सर्वज्ञ होना पड़ेगा पहले। सर्वज्ञ हुए बिना तो हर चीज की सही समझ हो नहीं सकती है। तो भाव भाषण परक की जब हमने कहा कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, तो उसका इसको सही अर्थ मालूम है कि नहीं? वो अगर आम को मौसमी बोल रहा है तो हम उसे मिथ्या दृष्टि करार दे देंगे क्या? नहीं। तो ये बात का ज्ञान होना चाहिए। तो ये भाव भाषण परक में आएगा। और जीवनोपयोगी, ये जो मैंने शायद कहा था कि नहीं, फिर कहता हूं, बार बार ये बात मैं कहता हूं कि ये धर्म हम कितना भी पढ़ लें हमारे किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। कब तक काम का नहीं है? जब तक हम इसे अपने आप से संबद्ध नहीं करेंगे। इसकी एक एक बात हम पर कहाँ लागू पड़ती है? आप लोग अभी बच्चे हैं, कुछ लोग बड़े भी हैं, बजट आता है ना केंद्र सरकार का, तो बजट सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। ज्यादातर लोग बजट में क्या देखते हैं? सिर्फ ये देखते हैं कि इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई है कि नहीं, या किसी चीज पर, जो चीज हम दाल रोटी खरीदते हैं इस पर कोई टैक्स तो नहीं लगा है, क्योंकि वो हमसे सीधी संबंधित है। इनडायरेक्टली जो चीजें हमसे संबंधित नहीं है, बजट भाषण तो 3 घंटे का होता है और उसमें तो सैकड़ों चीज होती हैं, उन पर हम ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि वे हमसे सीधी संबंधित नहीं है। ये इनकम टैक्स और दाल रोटी के ऊपर टैक्स, ये हमसे सीधा संबद्ध है, तो हमारा ध्यान वहीं जाता है। तो हम ये धर्म कार्यकारी क्यों नहीं होता है? इतने कर्म होते हैं और इनकी इतनी प्रकृतियां होती हैं और इनका बंध इस प्रकार से होता है, उसकी उत्कर्षण अपकर्षण ऐसे होता है, बंध की विच्छित्ति ऐसे होती है, उसकी निर्जरा इस तरह से होती है। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं ना। कैसे पढ़ते हैं? जैसे कि हम गणित पढ़ते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। परंतु ये 2 और 2 4 हम पर किस प्रकार से लागू होते हैं, इस ढंग से पढ़ेंगे। ये कर्म जो बंध रहे हैं वो किसी दीवार को नहीं बंध रहे हैं, ये हमें बंध रहे हैं। और ये कर्मों की स्थिति कितनी होगी, अनुभाग कितना होगा, ये चीजें, ये हमारी बात चल रही है, तब हमें उस बात से फर्क पड़ेगा, उसको सुनने में हमारी रुचि अलग होगी। तो जब ये आत्मा के स्वरूप की बात चलती है ना, ये आत्मा, ये अनंत गुणों का गोडाउन है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत सुख इसका एक गुण है, अनंत ज्ञान वाला है। तो इसकी चर्चा हम करते हैं, तब टोडरमल जी ने लिखा है कि हम इस तरह से करते हैं जैसे किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हों।
इसलिए ये धर्म पड़ा हुआ हमें याद सब कुछ है। मैं अनंत गुणों का स्वामी भगवान आत्मा हूं, ये बात मुंह से तो हम बोलते जाते हैं, परंतु हम अपने आप को दरिद्री ही मानते। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, भाव भाषण होना और नहीं होने में क्या फर्क होता है। एक तोता था, उस तोते को उसके मालिक ने ये सिखा दिया। वो जा रहा था बाहर गांव और तोते को घर पर छोड़ करके जा रहा था, तो उसको उसकी सुरक्षा की चिंता थी, तो उसने तोते को पढ़ाया, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, सबको पता है, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसाएगा, पकड़ करके ले जाएगा। तो तोते ने रट लिया और उस मालिक ने अच्छी तरह परीक्षा ले ली, समझ गया ना, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, तुझे फंसाएगा और बांध करके ले जाएगा। तो तोते ने बराबर जवाब दे दिया, तो वो व्यक्ति संतुष्ट होकर के चला गया कि अब कोई खतरा नहीं है। शिकारी आया, तोता बोलता रहा, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा। फिर शिकारी ने जाल फैलाया, वो बोलता रहा, परंतु उसको उसका भाव भाषण नहीं था, तो उसने कोई सावधानी नहीं बरती, वो फंस करके चला गया। तो इसलिए देख लो, आपको सारी की सारी परिभाषाएं याद होगी। हम 50-50 वर्ष से स्वाध्याय कर रहे हैं और पूरा हमें सब कुछ, सारी परिभाषाएं सब कुछ मालूम है, होता कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, पकड़ करके ले जाएगा। हमने सिर्फ इस तरह से धर्म पढ़ा है। हम समझते हम बहुत धर्मात्मा हैं, बस सीधे जो है ना देवराज इंद्र दरवाजे पर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं और ठिकाने नहीं है कि हमारा क्या होगा, जब तक इस बात को हम गहराई से समझेंगे नहीं। इसलिए इसमें भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी के नंबर ज़्यादा हैं। और हमें देखिए, ये सिर्फ दूसरों को पढ़ाने की बात नहीं, दूसरों को तो जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, हमें स्वयं को ये सारा तत्व ज्ञान बारीकी से अपना कल्याण करने के लिए पढ़ना है। इसलिए इसका भाव भाषण करना है और ये हमारे ऊपर किस प्रकार लागू होता है, हमारे लिए किस प्रकार हितकारी है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप सभी लोग इस बात का संकल्प अपने अंदर दृढ़ कर रहे हैं ना कि यहाँ से पढ़ करके जाएंगे तो अपने अपने गांव में पाठशाला खोलेंगे। एक विद्यार्थी हो, 2 हो, 3 हो, उसकी परवाह नहीं करना। पहले दिन आपको 10 नहीं मिलने वाले हैं, शुरुआत तो 1-2 से ही होगी। देखो, हम भी क्लास में 4:30 बजे आ जाते हैं। अगर हम ये इंतज़ार करें कि पूरी क्लास भर जाएगी तब यहाँ आएंगे, तो जितने होशियार हम हैं ना, उतने ही होशियार हमारे विद्यार्थी भी हैं। वे भी तब तक वहाँ बाहर चक्कर लगाते रहते हैं कि मास्टर जी को आने तो दो, फिर हम बैठ जाएंगे। तो हम उनका इंतज़ार करते रहेंगे और वे हमारा इंतज़ार करते रहेंगे। तो ये क्लास कब चालू होगी? कभी नहीं। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। तो आप तो एक विद्यार्थी मिले ना, तो उसके साथ क्लास चालू कर देना। फिर तो आपके पास माल है, दम है ना आप में, आप कला सीख करके आए हैं ना, फिर कोई रोक नहीं सकता आपका क्लासरूम भरने से। देखो, वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे ना, जो आसमान में से उतरे थे और उन्होंने शेर को उपदेश दिया था। कितने शिक्षक कितने थे? उपदेश देने वाले कितने थे? 2। उपदेश सुनने वाला कौन था? 1। उपदेश देने वाले कौन थे? मनुष्य, मूंछ वाले। और उपदेश सुनने वाला कौन था? पशु, पूंछ वाला। उपदेश देने वाले थे महाव्रती और उपदेश सुनने वाला कौन था? मांसभक्षी। तो उन्होंने तो ये इंतजार नहीं किया कि आत्मार्थी मुमुक्षुओं की विशाल धर्म सभा हो, सात्विक वृत्ति के
पुण्यात्मा जीव बैठे हों तब हम उपदेश देंगे। और ऐसी भीड़ में उपदेश देने वाले हजारों की सभा में उपदेश देते हैं और एक व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, और उन्होंने एक पशु को उपदेश दिया और उसको तुरंत सम्यक दर्शन हो गया। तो बोलो ये सभा अच्छी या वो सभा अच्छी? इसलिए इस बात की कोई चिंता मत करना, इट टेक्स अ वाइल, समय लगता है। आपकी ख्याति, आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे, वो जाकर कहेंगे मास्टर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, अगले दिन 3 आएंगे, 3 जाकर के 2 से एक से कहेंगे तो 6 आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर तो है ना, आप अपने गांव में शिविर लगाना शुरू करना और आसपास के गांव के लोग भी आपके पास पढ़ने को आएंगे, परंतु इट टेक्स टाइम। हमारे भी देखो ना, आधे से ज़्यादा तो उड़ गए और जो बच्चे हैं वो सफ़ेद हो गए, तब यहाँ आने का मौका मिला है ना। तो पर पाठशाला सबको जाकर के जरूर शुरू करनी है, ये अभी से मन बना लो। और एक एक विद्यार्थी को प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन में आकर के ये संकल्प बोलना है और संकल्प पत्र पर साइन करके जाना है, ठीक है? अच्छी बात। फिर इसके बाद में बस बोधगम्य प्रश्नोत्तर। तो जब हम यहाँ पढ़ाने को बुलाते हैं ना, तो लोग सिर्फ प्रश्न बोल देते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, पर दरअसल बोधगम्य का मतलब क्या है कि जो हमने अंश पढ़ा है उस अंश में जो परिभाषाएं और सिद्धांत वाक्य आए हैं वे हमें बच्चों को नोटबुक में लिखवाने हैं। तो प्रश्न भी हम बोलेंगे और उनके उत्तर भी बोलेंगे, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर सिर्फ प्रश्न बोला तो आधे मार्क कट जाएंगे। और ऐसा सिर्फ एक प्रश्न नहीं, उस पोर्शन में जितनी परिभाषाएं और सिद्धांत वाक्य आए हैं उन सारे के सारे प्रश्न आपको तब तक बोलने, प्रश्न और प्रश्न के उत्तर तब तक बोलने हैं जब तक आपके एग्जामिनर आपको रोक ना दें। अगर वे ना रोकें तो पूरे के पूरे हमें बोलने हैं। इतना सब आप करेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में आपके 8.5 नंबर हैं। 8.5 नंबर में से आधा नंबर तो इस बात का है कि आप प्रश्नोत्तर स्टार्ट करें उससे पहले उसकी परिभाषा को एक बार रिपीट कर दें, और उसके बाद में आप जो पारिभाषिक 4 सोपान हैं उन 4 सोपान को लागू करेंगे, उसके 2 नंबर हैं। और भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी प्रश्न पूछेंगे, उनके 3-3 नंबर हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में सारांश कथन, उसका 1 नंबर है। समापन, समापन क्या है ये शॉर्ट में लिख दिया समापन। समापन में इसमें भी वो समापन है और समापन के अंतर्गत समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर होते हैं। तो समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर का 1 नंबर है। और गृह कार्य, गृह कार्य के 2 नंबर हैं। और एक तो एक बहुत जनरल सा गृह कार्य है कि कल हम ये वाला पाठ पढ़ाएंगे तो आप वो पाठ पढ़ करके आना, और ये जो पाठ हमने आपको पढ़ाया है इसे याद करके आना। ये तो बहुत जनरल गृह कार्य है, हर व्यक्ति दे सकता है, इसका 1 नंबर है। और आप स्पेशल कोई असाइनमेंट बच्चों को देते हैं कि कल जो पाठ हम पढ़ाने वाले हैं उसका एक चार्ट बना करके आप लाना। ये जो हमने आज पढ़ाया है इसका आप इसके ऊपर एक राइट अप लिख करके लाना, चार्ट बना करके लाना, इस पर आधारित कोई पेंटिंग बनाना, इसका संवाद तैयार करना। इस तरह के विशिष्ट गृह कार्य आप देंगे तो उसका 1 नंबर है। और वो 1 नंबर का वजन कम नहीं है।
इसके अलावा पूरी पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान आपकी कक्षा में अनुशासन कैसा रहा, आपकी दृष्टि छात्रों पर थी कि नहीं। देखो अभी मेरे है ना, मेरा ये 1 नंबर है ना छात्रों पर दृष्टि का, ये 1 नंबर में से मेरा आधा नंबर कटने वाला है। क्यों कटने वाला है कि मैं सिर्फ एक ही तरफ देख रहा हूँ, दूसरी तरफ तो मेरी निगाह जा ही नहीं रही है। पूरी कक्षा पर अपना ध्यान रहना चाहिए और विषय वस्तु पर आपकी पकड़ कैसी है, ग्रिप कैसी है, आप में आत्मविश्वास है कि नहीं, आप हिचकते झिझकते हुए बात कर रहे हैं या आत्मविश्वास के साथ में बात कर रहे हैं, इस बात का 1 नंबर है। इस तरह टोटल 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो अब आपने देख लिया, आपको बात समझ में आ गई कि जो हमें वो नृत्यांगना स्टेज पर एट रैंडम डांस करती हुई दिखाई देती है, हमको लगता है कि बस उछल कूद कर रही है, वो उछल कूद नहीं है, उसका एक एक कदम सुनिश्चित है। और इसी तरह से मास्टर जी जो यहाँ खड़े होकर के पढ़ाते हैं, कौन मास्टर जी, कौन वो हाँ हम, देखो ये, क्योंकि हम किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो काम करेंगे वो एक एक चीज सुनिश्चित है और हमें वो करना है। देखिए भोजन हम करते हैं तो भोजन में कितनी सारी चीजें होती हैं, तो अब इतनी सारी 25 चीजें डलती हैं, उसमें से एक चीज नहीं डली तो क्या फर्क पड़ता है, पर वो चुटकी भर नमक अगर आपने नहीं डाला तो सारा भोजन बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ भी छूट ना जाए। और हम सारे ही सोपानों का अनुसरण करें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, समापन में भावभाषिक परक और जीवनोपयोगी प्रश्न पूछना है कि नहीं? किसमें? समापन में नहीं पूछना है, पूर्व पाठ मूल्यांकन में पूछना है। ये दो देखिए, सुनिए, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिए। प्रशिक्षण निर्देशिका में समापन मूल्यांकन प्रश्न और पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न में जो अंतर बताए हैं उसमें इस बात को शामिल नहीं किया गया, इस पॉइंट को। क्या क्या अंतर है समापन मूल्यांकन प्रश्न में और पूर्व पाठ मूल्यांकन में? बताओ, कौन बताएगा? हाँ, आप बताइए। समापन मूल्यांकन प्रश्न में हमने जो पढ़ाया है उसकी जो जैसे 2 अन्विति हैं तो दोनों अन्वितियों का सारांश, और पूर्व पाठ में जो पिछली अन्विति है और ये अन्विति है उसका, पिछली अन्विति जो पूर्व पाठ में आई है उसका उससे प्रश्नोत्तर, तो वो हो गया पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। और समापन में दोनों अन्वितियों का जो समापन है उसको समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। अब ये जो आपने बताया ना, इससे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि आपको भाव भाषण है, परंतु आपको परिभाषा उसकी याद नहीं है। सुगठित शब्दों में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 2 अंतर हैं जो प्रशिक्षण निर्देशिका में लिखे हुए हैं। एक तो ये कि आज पढ़ाया गया पाठ बालकों को समझ में आया है कि नहीं, ये जानने के लिए जो प्रश्नोत्तर किए जाते हैं वे होते हैं समापन मूल्यांकन प्रश्न। और कल पढ़ाया गया पाठ छात्र याद करके लाए हैं कि नहीं, ये जानने के लिए जो प्रश्नोत्तर किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न। दूसरा अंतर ये है कि समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर में वस्तुनिष्ठ के तीसरे सोपान से हम शुरुआत करते हैं और पूर्व पाठ मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ के चौथे सोपान से शुरुआत करते हैं। ये 2 अंतर प्रशिक्षण निर्देशिका में लिखे हुए हैं। अब एक ये तीसरा अंतर और है, क्या कि समापन मूल्यांकन में
हम जीवनोपयोगी और भाव भाषण परक प्रश्न नहीं करेंगे, पर पूर्व पाठ मूल्यांकन में वे करना अनिवार्य है, उनका ही वजन ज़्यादा है, उनमें ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये तीसरा अंतर है। ये मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि जब आप प्रशिक्षण निर्देशिका में पढ़ोगे तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिए। नई वाली में है क्या है? अच्छा, वो मेरे पास वो पुरानी थी, इसमें ठीक है। बोलिए, और कोई सवाल? हाँ, ये जो 4 मूल्यांकन है, इनको एक बार आप एक और बार आप स्पष्ट कर दीजिए। कौन से 4 मूल्यांकन? वो जो उसमें आया है व्याख्या में, जो 4 मूल्यांकन है उसके बाद संवाद है, तो वो जो 4 मूल्यांकन है उनको आप। अच्छा, व्याख्या में जो हमने आदर्श वाचन में बच्चों को निर्देश दिया था कि जो इसमें मुख्य अंश आए हैं, पारिभाषिक शब्द आए हैं, सिद्धांत वाक्य आए हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने सारे के सारे सिद्धांत वाक्यों और परिभाषाओं को नोट किया है कि नहीं, और फिर बाद में उन्होंने वो जो सिद्धांत वाक्य और परिभाषाएं नोट की हैं उनको वे कितना समझते हैं, उनके बारे में वे कितना जानते हैं। अगर वो कुछ छूट गई हैं तो आप उन्हें बताएंगे, और जो अगर पूरी बता दी हैं तो उनमें उनकी समझ कितनी है उससे संबंधित सवाल उनसे पूछे जाएंगे, इस बात का जजमेंट लेने के लिए कि उन्हें कितना समझ में आया है। फिर उसके आधार पर हम उन्हें आगे पढ़ाएंगे। और बताइए भाई साहब, ये 28 पेज पर इसी में निर्देशिका में मूल्यांकन को दिया हुआ है स्पष्ट तरीके से, तो वो उसमें भी देख सकते हो। पृष्ठ संख्या 28 पे ये जो 4 बिंदु है ना, पेज नंबर 28 पर मूल्यांकन शीर्षक के अंतर्गत 5 पॉइंट दिए हुए हैं। आपने इस अंश में से कितने बिंदु निकाले हैं? बिंदुओं को महत्व के आधार पर वरीयता क्रम से बताइए। देखिए बेटे, आप ध्यान दो, आपने सवाल पूछा था ना। अगर कोई पूछे कि पाप कितने होते हैं, 5, कौन कौन से? चोरी, हिंसा, कुशील, परिग्रह, झूठ। सही है, जवाब सही है। क्यों, इसमें क्या गलती है? पूरे 5 गिना दिए हैं, क्रम से नहीं बोला, ये गलती है ना। तो इसमें जो मुख्य बिंदु आए हैं उसमें हम एक एक सोचते हुए मुख्य बिंदु बता तो देते हैं, परंतु उसमें वरीयता क्रम नहीं आता है। कौन सा बिंदु ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जितना अंश पढ़ा है उनमें जो बिंदु आए हैं उनमें कौन सा बिंदु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे पहले क्रम पर रखिए, उससे कम महत्व वाले को दूसरे पर। इस तरह वरीयता क्रम में रखेंगे तो पहला स्टेप क्या हुआ, सारे के सारे बिंदु आए हैं कि नहीं। दूसरा स्टेप ये है कि वे वरीयता क्रम के अनुसार आए हैं कि नहीं, और फिर अगर वो उसने वरीयता क्रम से बताया तो हमें उनसे पूछना है कि भैया ये वरीयता क्रम तुमने किस आधार पर तय किया, तुमने ये कैसे सोचा कि हमें लोभ की परिभाषा बाद में बतानी है और मिथ्यात्व की परिभाषा पहले बतानी है, ये इस बात का निर्णय तुमने कैसे किया। तो उसका अगर उसका भाव भाषण नहीं होगा तो वो ये बात नहीं बता पाएगा, और अगर उसका भाव भाषण होगा तो वो बता पाएगा, ठीक है ना। और फिर बाद में हम पूछें, जब आपने बताया वरीयता क्रम, इन्होंने उसका वरीयता क्रम कोई दूसरा लिखा होगा, तो
हम इनसे पूछेंगे भाई इन्होंने बताया वो सही है क्या, सही नहीं है तो तुमने क्या लिखा है, तो आपने बता दिया, तो ऐसा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है ना। और अंत में ये कि सारे बिंदु आ गए हैं, यानी 4 बिंदु जो हैं वो 1 2 3 4 दिए गए हैं, वो इसके आधार पर है, ठीक है ना। सर एक पेज नंबर 25 पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल है कि जो पाठ योजना तैयार करनी है इस हिसाब से या जैसे कक्षा में बता रहे हैं वैसे। नहीं, कहाँ से मुझे समझ, हाँ बोलिए क्या। पेज नंबर 25 पे हाँ। सर जो बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वैसे पाठ योजना तैयार करनी है या जैसे कक्षा में बताया जा रहा है, ये ऑनलाइन कक्षा की तरफ से सवाल है सर। हाँ। अभी जो मैंने कल इस बात को स्पष्ट किया था, अभी जो आपको होमवर्क दिया जाएगा और उसमें जो पाठ्य योजना बनाने को कही जाएगी, उसका उद्देश्य, और जब आप अपनी पाठशाला में पढ़ाने जाएंगे उसके लिए पाठ्य योजना बनाएंगे, उसके उद्देश्य में क्या फर्क है बताइए, उन दोनों चीज के उद्देश्य में क्या फर्क है, आप बताइए बहन जी। हाँ नहीं, अच्छा कौन बताएगा। अभी जो पाठ्य योजना आप बनाएंगे होमवर्क में और जो आपका एग्जाम हो, हाँ बोलिए, इनमें क्या फर्क है दोनों में। जो यहाँ रहकर बनाएंगे वो मार्क्स के लिए बनाएंगे, पर जो पाठशाला के लिए बनाएंगे वो पढ़ाने के लिए बनाएंगे। राइट, बैठो, अब इसका मैं विस्तार करता हूँ। ये पाठ्य योजना आप बनाएंगे वो इसलिए बनाएंगे कि हमें ये बात समझ में आए कि पाठ्य योजना क्या होती है, ये आपको समझ में आया कि नहीं। इसलिए ये जो आदर्श पाठ्य योजना इसमें बनाई गई है, होमवर्क में आपको इसी प्रकार से बनानी है और एग्ज़ाम में भी आपको इसी प्रकार से बनानी है। और जब आप, मैंने कल बताया था, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी ये करना है कि मान लीजिए आपने एक पाठ को 2 दिन में विभक्त किया है और एक दिन में 2-2 अन्वितियां विभक्त की हैं, तो इस तरह पाठ में टोटल 4 अन्वितियां हो गई। अब कल मैंने बताया था कि आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और सारांश कथन, ये 6 सोपान ऐसे हैं जो हर अन्विति में आते हैं। और बाकी बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, ये सिर्फ प्रथम अन्विति में आते हैं, हर दिन की प्रथम अन्विति में। और समापन मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य ये हर दिन की अंतिम अन्विति में आते हैं। तो जब ये पाठ्य योजना आप बनाएंगे, इसको 2 दिन में विभक्त करेंगे और एक दिन को 2-2 अन्वितियों में विभक्त करेंगे, तो उसमें आपको हर सोपान की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। उसमें आपको देखो, ये माइक कमज़ोर था तो मुझे चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ रहा था, अब ये माइक ठीक है। तो आप जो ये बनाएंगे ना, प्रथम दिन की प्रथम अन्विति में आप बोर्ड काम, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या के अंतर्गत वो तीनों, बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, सारांश कथन, यहाँ तक का सारे सोपान लिख करके उनकी परिभाषा लिखेंगे। और जब ये काम आप दूसरी अन्विति में करेंगे तो शुरू के 3 तो निकल जाएंगे, आदर्श वाचन से उसमें दोबारा रिपीट होगा, तो वहाँ पर आदर्श वाचन शीर्षक लिख करके आप पूर्ववत लिख दें, फिर पूरी परिभाषा दोहराने की जरूरत नहीं। जो चीज़ एक बार हम एक्सप्लेन कर आए हैं
उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, वहां हम पूर्ववत लिख करके काम चला लेंगे। तो ये वही पैटर्न है, वही पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो इसमें बना करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात आपके सवाल का जवाब मिल गया कि हम चाहे होमवर्क में बनाएंगे उसके भी मार्क्स हैं, एग्जाम में आपसे बनवाएंगे उसके भी मार्क्स हैं, उसमें आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। और कोई सवाल है? हाँ बोलो। पेज नंबर 16 पे लिखा है कि सभी तरह के पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर उद्देश्य कथन के पूर्व करना चाहिए। हाँ, माइक सभी प्रकार के पूर्व पाठ हाँ, मूल्यांकन हाँ, उद्देश्य ठीक है। कथन की बात करना हाँ, चाहिए। तो सवाल क्या है? पर उसमें तो पहले आते हैं पूर्व पाठ मूल्यांकन। किसमें? अपन बोर्ड कार्य के बाद करते हैं ना। हाँ, तो उद्देश्य कथन से पहले करना चाहिए, ये लिखा है ना। उद्देश्य कथन के पूर्व। हाँ, तो पूर्व मतलब पहले, ठीक ही तो है। तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया। हम कंफ्यूज थे थोड़े अच्छा, से। ओके, फाइन, थैंक यू। और कोई सवाल है? कोई बात नहीं, बाद में भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अपने कल कुछ बिंदु बाकी रह गए थे, अपन उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो मूल्यांकन वाला जो इसने प्रश्न पूछा है अभी आपसे, 16 पेज पे जो लिखा हुआ है, हाँ, तो जो पहले जो पाठ्य योजना बनाए वो जो सोपान है, तो उसमें जो आया है बोर्ड कार्य के बाद जो लिखा है वो अलग है, ये प्रश्नोत्तर के बाद आया है, इसलिए वो दोबारा पूछ रहा है कि यहाँ क्यों से पूर्व मूल्यांकन के लिए आया है। एक मिनट, पेज नंबर 16। हाँ, पेज नंबर 16 पर क्या है? ये मूल्यांकन प्रश्नोत्तर में 2 तरह के दिए हैं, हाँ, समापन मूल्यांकन और पूर्व पाठ मूल्यांकन। हाँ, तो इसमें यही कंफ्यूजन हमको भी है हाँ, कि पूर्व दिन पढ़ाया हुआ पाठ, जैसे इसमें लिखा है कि पूर्व दिन पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों ने तैयार किया या नहीं, इस दृष्टि से किए गए प्रश्नोत्तरों को पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर कहते हैं। हाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे उसमें अभी स्टार्टिंग में भी आया पूर्व पाठ मूल्यांकन, हाँ, और इधर ये दोबारा से कैसे आया? नहीं, ऐसा है कि एक जगह तो वो किस क्रम में आ रहा है, 2 तरह से वर्णन है। एक तो जब हम पूरा क्रम बताते हैं कि आप कौन कौन सा सोपान कब करेंगे, तो हाँ फॉलो करेंगे, तो किस क्रम में आ रहा है। हाँ। तो वहाँ पर सिर्फ पूर्व पाठ मूल्यांकन आया, वहाँ पर समापन मूल्यांकन की चर्चा नहीं की है। समापन उसमें समापन मूल्यांकन की चर्चा कब की है? सारांश कथन के बाद में। दूसरी अनुवृत्ति में सारांश कथन के बाद में। और यहाँ पर मूल्यांकन, यहाँ पर प्रश्नोत्तर कितने प्रकार के होते हैं उनकी चर्चा की है। उन प्रश्नों में वो प्रश्नोत्तर 3 प्रकार के होते हैं। उनमें जो समापन मूल्यांकन, उनमें जो मूल्यांकन प्रश्नोत्तर होते हैं उनकी चर्चा की है। वे 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व पाठ मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन। इसलिए यहाँ पर उनकी चर्चा दोबारा से आई है। समझ गए ना आप? हाँ, मतलब इसका मतलब ये कहलाया कि उसमें तो जो पहले चैप्टर पढ़ा चुके, हाँ, उसके बारे में उल्लेख करना है। अब चलिए इसमें आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं और आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। प्रश्नोत्तर 3 प्रकार के होते हैं। एक बोधगम्य प्रश्नोत्तर, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और एक मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। अब बोधगम्य के बारे में कोई शंका नहीं है, वस्तुनिष्ठ के बारे में कोई शंका नहीं है। मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, मूल्यांकन प्रश्नोत्तर 2 प्रकार के होते हैं। एक समापन मूल्यांकन प्रश्न और दूसरा पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न। ये हैं तो एक शीर्षक के अंतर्गत मूल्यांकन प्रश्न, परंतु इन दोनों का प्लेसमेंट बहुत दूर है। एक होता है पाठ की शुरुआत करने की के तुरंत बाद, और एक होता है
पाठ खत्म करने के तुरंत पहले, आज की पढ़ाई आप End समझ होने गए? के समय। हाँ, तो पूर्व पाठ मूल्यांकन तो हमने बोर्ड काम किया और तुरंत कल हमने क्या जो पढ़ाया था वो छात्रों को समझ में आया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, ये बात जानने के लिए हम प्रश्न करते हैं, उनको कहते हैं पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न। और हमने पहली अनुमिति पूरी कर ली, फिर दूसरी अनुमिति भी पूरी कर ली, उसका सारांश कथन दूसरी अनुमिति का हुआ, उसके बाद समापन मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। समापन मूल्यांकन प्रश्न पहली अनुमिति और दूसरी अनुमिति दोनों में पढ़ाए गए पूरी विषय वस्तु को कवर करेंगे और उसके बाद में गृह कार्य होगा। तो इस तरह से इनका स्वरूप है। इसका अर्थ ये कहलाया ना कि हाँ। जो पहली अनुमिति हमने की है, हाँ। तो इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो उससे रिलेटेड होंगे पहली अनुमिति से। किस में? ये समापन मूल्यांकन के अंतर्गत जो पूर्व हाँ, पाठ आया समापन ना, मूल्यांकन में पहली अनुमिति और दूसरी अनुमिति दोनों से संबंधित तो प्रश्न पूर्व होंगे। पाठ मूल्यांकन जो आएगा वो पहली अनुमिति से आएगा। पूर्व पाठ मूल्यांकन पहली अनुमिति में आएगा, परंतु उसमें प्रश्न होंगे जो पहले दिन पढ़े गए विषय वस्तु के बारे में। आज के पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है उनका, ठीक है ना? अब तो स्पष्ट है ना? ओके, और कुछ? जय जिनेन्द्र देवकी भाई साहब, इसमें पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है स्पष्टीकरण के अंतर्गत उदाहरण कथाओं एवं संदर्भों का प्रयोग स्पष्टीकरण को प्रभावशाली एवं संप्रेषणीय बनाता है। तो उदाहरण और उदाहरण ये दोनों एक ही पर्यायवाची लग रहा है, तो इनमें अंतर क्या है फिर? नहीं, एक पर्यायवाची नहीं है। उदाहरण मतलब कोटेशन, उद्धरण का मतलब कोटेशन, हम कोट करेंगे। देखो मोक्ष मार्ग में लिखा है ना। और उदाहरण की जैसे हम उदाहरण देते हैं कि आम है और संतरा है, तो ये है उदाहरण। और उद्धरण हम किसी को कोट कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कहा गया है, वो ये अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है, पर्यायवाची नहीं। धन्यवाद भाई साहब। कल हमने सामग्री तक चर्चा की थी। अब पेज नंबर 20 प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में किसी भी पाठ को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अध्ययन और अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से यह तय किया जाता है कि अमुक पाठ कितने दिन में व एक दिन में उसका कितना भाग पढ़ाया जाएगा। यह भी तय कर लिया जाता है कि अमुक दिन पढ़ाया जाने वाला पाठ कितनी अनुमितियों में विभाजित होगा और प्रत्येक अनुमिति में कौन कौन से सोपान होंगे। ठीक है ना? ये जो हम टोटल रोड मैप तैयार करते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं, मैंने कल इसकी चर्चा की थी। हालांकि ये पॉइंट कवर नहीं किया था, पर ये चर्चा पूरी की थी कि मान लीजिए हमें बालबोध पाठमाला भाग 1 3 महीने में पूरी करनी है और हफ्ते में 1 क्लास लगेगी, तो 3 महीने में 12 हफ्ते होंगे और 12 हफ्ते में हमें ये 8 पाठ पढ़ाने हैं। तो हम ये कौन सा पाठ कितने दिन में पढ़ाएंगे और उसमें एक एक दिन में कितना कितना पोर्शन हम कवर करेंगे। ये मैं लेमैन की भाषा बोल रहा हूँ। और उसको अगर पारिभाषिक शब्दों में बात करें तो प्रत्येक पाठ कितने दिन में विभक्त किया जाएगा और प्रत्येक दिन कितनी अनुमितियों में विभक्त किया जाएगा, इसकी हम जो योजना तैयार करते हैं उसको प्रस्तुतिकरण कहते हैं। इसके बाद में अनुमिति। अनुमिति किसे कहते हैं? पढ़ाए जाने वाले पाठ को उसकी विषय वस्तु व लंबाई को ध्यान में रखते हुए अंशों में विभक्त करने को अनुमिति कहा जाता है। देखिए, ये बात तो तय हो गई। मोटे मोटे तौर पर अपनी इन पाठमालाओं में हर पाठ को 2 दिन में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक दिन को 2 अनुमितियों में विभक्त किया जाता है। परंतु इसका क्राइटेरिया क्या हो कि हमने एक पाठ को 2 दिन में विभक्त किया है, तो पाठ का कितना अंश एक दिन में पढ़ाएं, कितना अंश दूसरे दिन में पढ़ाएं, फिर एक दिन में पढ़ाए जाने वाले पाठ का कितना अंश पहली अनुमिति में पढ़ाएं
और कितना अंश दूसरी अनुमिति में पढ़ाएं। मतलब एक चीज तो बड़ी कॉमन सेंस ये कहती है कि मान लीजिए पाठ 4 पेज का है तो हम 2 पेज पहले दिन में कर लें और 2 पेज बाद के दिन में कर लें, और जो 2 पेज हमने पहले दिन में रखे हैं उसमें से 1 पेज पहली अनुमिति में पढ़ा दें और दूसरा पेज दूसरी अनुमिति में। ये तो एक मोटा मोटा कॉमन सेंस कहता है, परंतु हमेशा ये होगा नहीं। होगा ये कि पाठ के हो सकता है कि एक पेज में बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर आ गया हो, बहुत सारी परिभाषाएं आई हों, शुरू में ही पाठ की शुरुआत हुई, बहुत सारी परिभाषाएं आ गई, तो हम उस पहले पेज को, एक ही पेज को हम एक दिन में पढ़ाएंगे और बाकी के 3 पेज हम दूसरे दिन के लिए छोड़ देंगे, और उस एक पेज में भी शुरू की 3 लाइनों को हम एक अनुमिति में पढ़ाएंगे और बाकी पूरा पेज दूसरी अनुमिति में पढ़ाएं। इस बात पर डिपेंड करता है कि किस पोर्शन में कितना सब्जेक्ट मैटर आया है, इसलिए इसमें प्लान करने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मोटे तौर पर हम पेज के हिसाब से निर्धारण ना करें। 4 कसाय हैं तो 2 कसाय पहले दिन पढ़ा ली, 2 कसाय बाद में, और 2 में से एक कसाय पहली अनुमिति और दूसरी अनुमिति में पढ़ा ली। अब 5 पाप हैं तो उनको कैसे विभक्त करेंगे? तो पहले हम पहले दिन में 2 पाप पढ़ाएं क्योंकि उसमें मिथ्यात्व वगैरह का एडिशनल सब्जेक्ट मैटर आ गया है, और दूसरे दिन में 3 पाप पढ़ाएं। तो सब्जेक्ट मैटर कितना आया है हमारे पास में, उसके बारे में कहने को कितना है, इसके आधार पर हम अपने पाठ का, अनुमिति का चुनाव करेंगे। ठीक है ना? और ये अनुमिति में सोपानों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा ये मैं कल भी बता दिया था, अभी भी आपको बता चुका हूँ। 6 सोपान तो ऐसे हैं जो कि हर अनुमिति में आते ही आते हैं, और पहली अनुमिति में और अंतिम अनुमिति में कुछ सोपान अतिरिक्त आते हैं, तो वो अपन ने समझ लिया है। ठीक है ना? इसके जयजिन दिक्की भाई सब एक क्वेश्चन और था। हाँ। मेरा ये जब बच्चों को अपन पढ़ाएंगे कि जब आपने शुरू में लिया हुआ था कि पंच परमेश्वरी के प्रति राग अच्छा है या बुरा है, तो बोला गया था बुरा है, लेकिन पंच परमेश्वरी के प्रति राग तो अच्छा है क्योंकि वह वीतराग विज्ञानता प्राप्त कराने का कारण है। तो बच्चे अगर इस बात को नहीं समझें तो उनको अपेक्षा बतानी चाहिए कि क्यों बुरा है और क्यों अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं पूछता हूं कि राग अच्छा है या वीतरागता? मेरा सवाल है राग अच्छा है या वीतरागता? तो वीतरागता अच्छी है और राग क्या है? बुरा, खराब। राग बुरा हुआ ना। अब बुरे में से हम 10 भेद करें तो उसमें से वे सारे के सारे भेद बुरे के भेद हैं कि अच्छे के भेद हैं? समझ में आया? हम यहाँ पर 100 आम रखे हुए हैं, उनमें से हमने कहा कि इनको छांट दो, जो अच्छे आम हैं वो एक तरफ और सड़े हुए हैं वो दूसरी तरफ। अब अच्छे आम एक तरफ निकाल दिए, सड़े हुए दूसरी तरफ निकाल दिए। अब उसमें से हम कहें इनको भी 4 हिस्सों में बांट दो, तो उनमें 4 हिस्से बांटे तो उसमें भी जो 25% सड़े हुए, जो 50% सड़े हुए, जो 75% सड़े हुए और जो 100% सड़े हुए, ऐसे 4 हिस्से हो गए। तो जो 25% सड़ा हुआ है वो सड़े हुए में का भेद है कि अच्छे का भेद है? हाँ, अच्छे नहीं, सड़े हुए का भेद। सड़े हुए का भेद है ना। तो हमने जो तय किया कि राग खराब चीज है और वीतरागता अच्छी चीज है, तो इसमें अब राग के हमने 3 भेद करे, तो वो जो 3 भेद हैं वो अच्छे के भेद हुए कि खराब के भेद हुए? अच्छे के। अच्छे के कैसे हुए? राग पहले राग ही खराब, संपूर्ण राग वीतरागता के भेद किए ना। हाँ, नहीं, वीतराग
बीतरागता अच्छी चीज है और राग खराब चीज है, ठीक है, ये तय हुआ। अब राग के हमने 3 भेद करे, तो खराब। तो भाई जब संपूर्ण राग ही खराब है तो राग के भेद प्रभेद में जो कुछ भी आएगा वो सब खराब की श्रेणी में जाए। खराब और अच्छा छोड़ दो। बीतरागता मुक्ति का कारण है और राग बंध का कारण है, ठीक है ना। अब हमने राग के 3 भेद किए तो उसके तीनों भेद बंध के कारण होंगे या उसमें से जो अच्छा वाला है वो मुक्ति का कारण हो जाएगा? बंध का कारण ना। तो वो राग चाहे पंच परमेष्ठी के प्रति हो और चाहे, मैं वर्स्ट नाम लेना नहीं चाहता हूं, उसके प्रति हो, है तो बंध का कारण ना। देखिए ये विषय बहुत संवेदनशील है। जब तक हमें इसमें दक्षता हासिल ना हो तब तक इस विषय की चर्चा करनी नहीं चाहिए। आपके सामने ये चर्चा इसलिए लाई गई है क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए। परंतु अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो इस चर्चा को अपनी क्लास में छेड़ना मत। बच्चे यदि क्रॉस क्वेश्चन करे भाई सब, तो फिर क्या करें? मतलब फिर ऐसा इसलिए तो आना छोड़ दे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो समझेंगे नहीं। अगर ऐसा कहते हैं कि अच्छा नहीं है पंच परमेश्वर के प्रति राग, तो जो बच्चे वैसे ही खेल कूद में मस्त हैं वो तो और आना छोड़ देंगे। तो उनको तो कहना पड़ेगा ऐसा ना है कि अच्छा है। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा अच्छा नहीं है, परंतु अब हम मोक्ष मार्ग में तो है नहीं, हम तो पूरी तरह संसारी हैं। तो फिर अमिताभ बच्चन के लिए के प्रति राग करें या पंच परमेष्ठी के प्रति राग करें? भाई राग तो हम रागी द्वेषी तो हम हैं, मोक्ष मार्ग में तो हम हैं नहीं, राग द्वेष तो हम करने वाले हैं। तो हम अपना सारा समय, देखिए सुबोध प्रकाश जी कहते हैं कि मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं है, परंतु अब मोबाइल चलाए बिना तो हम मानते नहीं हैं, यूट्यूब हम देखे बिना तो हम मानते नहीं हैं। तो यूट्यूब पर हम सुमत प्रकाश जी के प्रवचन सुने या अमिताभ बच्चन की फिल्म देखें? जब हमें यूट्यूब देखनी ही है तो उसमें से हम, अगर हमने ये तय किया है, पिताजी ने हमें छूट दी है कि 1 घंटा तुम यूट्यूब देख सकते हो, तो उसमें हम कौन से विषय का चुनाव करें? 1 घंटा अगर हम प्रवचन नहीं सुनेंगे तो हम कोई फिल्मी गाने सुनेंगे, देखेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप प्रवचन सुनिए। परंतु जो YouTube पर आपने समय बिताया वो समय आपको अपनी पढ़ाई से या काम धंधे से दूर तो कर रहा है ना, उस प्रयोजन से तो आपको दूर कर रहा है ना। हमारा प्रयोजन है मोक्ष में जाना, और मोक्ष है बीतरागता का परिणाम, और राग हमें संसार में बांधता है। इस दृष्टि से तो वो राग किसी के भी प्रति हो बंध का कारण है, इसलिए हेय ही है। परंतु अब हम रागी हैं तो किसी न किसी से राग तो करेंगे। अगर पंच परमेष्ठी से राग करेंगे तो दूसरे व्यसनी लोगों से राग करने से हम बचेंगे। और वो स्वयं बीतरा विज्ञान में परिणमित हुए, इसलिए वो ही हमें पहुंचाएंगे बीतरा विज्ञान तक। राइट। इसलिए उनसे राग करना अच्छा है। राइट। तो इसलिए वो छूटने का एक क्रम है, पहले क्या छूटेगा बाद में क्या छूटेगा। हम देवसास गुरु के प्रति राग तो अभी छोड़ दें, और फिल्में देखना नहीं छोड़ें, ये नहीं चलेगा। पहले फिल्में देखना छूटेगा और देवसास गुरु के प्रति राग मालूम कब छूटेगा? दर्शन करना, पंचम गुण स्थान वर्ती तक जीवों को सबको दर्शन करना अनिवार्य है मंदिर में जाकर के। बिल्कुल। और छठे गुण स्थान में मुनिराज को दर्शन करने की कोई बाध्यता नहीं है। दर्शन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, ज्यादा अच्छा है कि ना करें। क्यों? कि वो जो समय बचेगा उसमें वे आत्मा का ध्यान करेंगे। समझ गए ना? तो और फिल्में देखना कब छूटेगा? फिल्में देखना तो समझो पंचम गुण स्थान में ही छूट जाएगा। ठीक है ना? तो उनका क्रम है। इस हर चीज को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। और जब ये जो मान लीजिए चर्चा है ना, अब इस चर्चा में से क्लिप सिर्फ वो निकाल करके दिखाएं कि पंच परमेष्ठी के प्रति राग
भी बंध का कारण है, इसलिए त्यागने योग्य है, तो फिर मेरा बचे हुए बाल उड़ने का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए प्रस्तुतिकरण सर्वांग होना चाहिए। आगे पीछे जो बात कही है वो भी साथ में कही जानी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है। जब तक मुनि दीक्षा नहीं ले लेंगे तब तक वो अच्छा है। हाँ, और वीतरागता की अपेक्षा फिर वो है, क्योंकि वो अपनी शुद्धात्मा में लीन हो गए। हाँ। धन्यवाद भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब मास्टर साहब की बारी है। हाँ, हो गया। देखिए, आज हमने पहले तो अपना कार्य जो अध्ययन और अध्यापन का है, उसमें अध्यापन कार्य में हमें कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन करके हम अपने अध्यापन कार्य को सरलता से संपन्न कर सकते हैं। तो उसका तो आपको चार्ट भी दिया है और उसमें आपको नंबर वगैरह भी। नंबर तो आपके केवल इसलिए कि आपको उसकी व्याख्या की और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की महिमा आवे, बस ज़्यादा। बाकी उसमें और कोई बात नहीं है, वो तो क्रम है, तो आपको याद हो जाएगा और आपके पास चार्ट है। लेकिन मूल बात आज जो अभी बाद में चली और कल भी चली थी कि अध्यापन कार्य में अथवा अध्यापन कार्य को जब लिखित रूप में हम तैयार करते हैं तो उसमें कौन कौन से पारिभाषिक शब्द आते हैं। तो उसमें अभी तक आपकी जो है 6-7 पारिभाषिक शब्दों की चर्चा हुई। वैसे आपके इसमें 9 हैं। क्या वो 9 में कोई ख़ास बात नहीं है। एक सारांश कथन है और एक क्या नाम है समापन और वो आधार परिचय है। तो आधार परिचय तो वीतरा विज्ञान प्रवेशिका वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो वो मात्र क्या नाम से वो सारांश कथन है बस। तो उसमें जो सारे शब्द आए थे आपने पढ़ा होगा पाठ योजना। पहला शब्द कौन सा है? पाठ योजना। अर्थात जो पाठ अध्यापक को कक्षा में पढ़ाना है उसकी पूर्व में योजना बनाकर लिपिबद्ध करके तैयार करके आवे और फिर कक्षा में पढ़ावे। तो ऐसा पाठ योजना बनाने से अध्यापक का जो अध्यापन कार्य है वो नियमित, नियोजित और व्यवस्थित हो जाता है। अर्थात उस पाठ योजना के आधार पे वो जो पढ़ाएगा ना, तो कल जो पढ़ाया था वो आज पढ़ाएगा। पहली अनुवृत्ति में जो पढ़ाया उसके बाद दूसरी अनुवृत्ति में पढ़ाएगा। ऐसा उसको नियोजित, बिल्कुल सुव्यवस्थित उसका अध्यापन कार्य चलेगा। और क्या नाम से नियमित रूप से पढ़ाएगा, उसका पाठ निरंतर, तो वो भी पूरा हो जाएगा व्यवस्थित। तो इस प्रकार से पाठ योजना आपको कल बनाने को दी जाएगी। इसलिए मैं आज आपको ये बातें बता रहा हूँ विशेष रूप से। कल पाठ योजना आपको बनाने को दी जाएगी और कल पाठ योजना बनाना समझाएंगे भी। क्या कि पाठ योजना कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारा कल आपको बताएंगे जब पाठ योजना देंगे। आज तो केवल उस पाठ योजना शब्द से आपको परिचित करा रहे हैं कि वो पाठ योजना का शब्द का मतलब क्या है, कि जिसमें अध्यापक के कार्य को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करना होता है, उसका नाम। और अध्यापक उसके लिए कक्षा में पढ़ाने के लिए उसको लिपिबद्ध करके लाते हैं, उसका नाम पाठ योजना है। सबके समझ में आ गया होगा। मैं पूछ भी सकता हूँ, ये मत समझना ये पंडित जी तो पूछने वाले नहीं हैं और ये पंडित जी पूछने वाले हैं, ऐसा मत सोचना हो। ऐसा भेद भी बहुत से कर लेते हैं कि पंडित जी तो पूछने वाले वही हैं, 2 ही हैं और ये तो पूछते ही नहीं हैं। लेकिन मैं पूछ सकता हूँ, इसलिए बहुत सावधानी से ये याद भी करना है, आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। जो आपके पढ़ाने में प्रयुक्त सोपान, उनका क्रम, उनके नाम आपको याद रखना है। पढ़ाने में जो पारिभाषिक शब्द आते हैं उनका क्रम और उनका नाम भी आपको याद रखना है। तभी जाकर के आपका अध्यापन कार्य व्यवस्थित नियोजित हो सकेगा। दूसरा शब्द आपका है प्रकरण। तो प्रकरण के लिए पंडित जी ने कल विस्तार से आपको समझा दिया था कि प्रकरण पाठ का नाम भी हो सकता है और पाठ के अंदर जो अनुवृत्तियाँ, दोनों अनुवृत्तियाँ या एक अनुवृत्ति आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस अंश का सार बताने का नाम प्रकरण हो सकता है। जैसे कि बताया था ना कि पाप वाला पाठ पढ़ाना है
तो अगर आपको पाप वाला पाठ 2 दिन में पढ़ाना है तो पहले दिन में आपका प्रकरण होगा पाप, हिंसा, झूठ ये, और तीसरे दिन में आपका प्रकरण होगा हिंसा, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो इस प्रकार से वो ये प्रकरण हुआ। जिस दिन जो पाठ का अंश आपको पढ़ाना है उस पाठ का अंश का सारा एक शब्द में जो होगा उसका नाम होगा प्रकरण। इसके बाद तीसरा सोपान कौन सा है आपका? तीसरा शब्द हैं, जोर से बोलो। उद्देश्य। अब कल बताया था ना कि किसी भी कार्य को करने का, प्रत्येक कार्य को करने का सभी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जैसा आप यहाँ आए तो आपका उद्देश्य अध्यापन कार्य सीखने का है, हम यहाँ आए तो हमारा उद्देश्य अध्यापन कार्य कराने का है, पढ़ाने का है ना। हमको भूख लगती है तो भोजन करना हमारा उद्देश्य होता है। तो ऐसे प्रत्येक कार्य का उद्देश्य होता है। तो शिक्षण कार्य करने का भी उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशेष उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य तो जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं ना, उस पुस्तक के अंदर जितने पाठ है उन सब पाठों में मिलाकर के 5-7 सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं जो आपकी निर्देशिका में लिखे हुए हैं। वो सब पाठों में समान रूप से पाए जाते हैं। और विशेष उद्देश्य पाठ से संबंधित होते हैं कि जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का जो उद्देश्य है। जैसे मान लो आप द्रव्य वाला पाठ पढ़ा रहे हैं, मान लो आप कक्षा में द्रव्य वाला पाठ पढ़ा रहे हैं, तो द्रव्य वाले पाठ का सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य क्या होगा कि द्रव्य वाले पाठ का सामान्य उद्देश्य तो बालकों को तत्व ज्ञान कराना, जैन सिद्धांतों से परिचित कराना, है ना, ये द्रव्य वाला पाठ हो जाएगा और सामान्य उद्देश्य। और विशेष उद्देश्य होगा 6 द्रव्यों का ज्ञान कराना, है ना। इस प्रकार से उस उद्देश्य 2 प्रकार के हो गए आपके, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। इसके बाद आया आपका पूर्व ज्ञान। चौथे नंबर का कौन सा आया? पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान से हम क्या समझते हैं कि आज जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं इसके पहले कल जो पाठ पढ़ा था उससे संबंधित ज्ञान, अथवा उस पाठ से संबंधित के पहले जो पाठ पढ़ा था। जैसे आपने आज पाठ चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा रहे हैं और उसके पहले आपने नमोकार मंत्र पाठ पढ़ाया, तो चत्तारी मंगल पाठ पढ़ाने के पहले अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, पूर्व ज्ञान का उसको अनुमान होना चाहिए कि ये छात्र इससे संबंधित नमोकार मंत्र में पंच परमेश्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं, तभी जाकर के वो चत्तारी मंगल और चत्तारी उत्तम और लोक शरण आदि का पाठ समझ सकेंगे। तो ये क्या नाम से, ये पूर्व ज्ञान आपको ध्यान में रख करके ही पाठ योजना बढ़ाना है, पाठ कक्षा में पाठ पढ़ाना है। इसके बाद आता है आपका सामग्री। सामग्री में क्या होगा कि वो सामान, तो सामान वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक सामग्री और एक सहायक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री का मतलब है कि जिसके बिना हमारा अध्यापन कार्य नहीं हो सकता। तो वो कौन सी आवश्यक सामग्री है? वो चाक, दस्तर, बोर्ड और कभी पुस्तक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये तो आपके लिए अनिवार्य है। देखो भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, बड़े बड़े कॉलेजों में भी चाक, बोर्ड, दस्तर का मतलब जो प्रयोग किया जाता है, कॉलेजों में भी बड़े बड़े लेक्चर भी इसका प्रयोग करते हैं। और उस चीज़ को समझाने के लिए तो चाक, बोर्ड, दस्तर बहुत अनिवार्य है, इसलिए इसको आवश्यक सामग्री में रखा। अब पुस्तक तो अनिवार्य इसलिए नहीं है कि जैसे मान लो आप दूसरा भाग पढ़ा रहे हैं तो आपको पहला भाग तो पूरा याद है, दूसरा भाग पूरा याद है और आपने तीसरा भाग भी पढ़ रखा है, लेकिन ध्यान में तो है ना, यहाँ आए तो आपको, तो वो आपके लिए पुस्तक याद है इसलिए आप उसको पढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए पुस्तक अनिवार्य सामग्री में नहीं आएगी, पुस्तक सहायक सामग्री में भी आती है और अनिवार्य सामग्री में भी आ सकती है। अब सहायक सामग्री में क्या आएगा? चार्ट, बोर्ड, नक्शे, मॉडल आदि बहुत सी चीज़ें जो आप बनाते हो ना। आपको कहा चार्ट बनाना है, जैसा पंडित जी ने कल बताया था कि आपको कषाय का भार पढ़ाना है तो कषाय, ऊपर कषाय लिख दो, फिर उसके नीचे 4 नाम लिख दो, फिर उनके भेद कर दो, प्रभेद कर दो, इस प्रकार से वो चार्ट बनाना। तो ये काय में आएगा? सहायक सामग्री में। ये कितने हो गए आपके सोपान? 5। इसके बाद छठा कौन सा सोपान आया? प्रस्तुतिकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अभी आपको पंडित जी ने जो बताया था चार्ट के माध्यम से,
उस व्याख्या में 23 नंबर की व्याख्या है वो आपकी। सारे चार्ट में देखो आप, उन चार्टों के नंबर देख लेना, अपने घर पे जाके काउंट करना आप, क्या उन सब चार्ट में जितने नंबर दिए गए हैं उनमें वो व्याख्या का जो चार्ट है, कॉलम है, वो पूरा 23 नंबर का है, जिसमें आपका व्याख्या में क्या नाम से मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण और फिर इसके बाद जो है पारिभाषिक और क्या नाम से भाववासन परक और जीवनोपयोगी, वो सब मिला के सबके अंक हैं। तो वो ये इसका नाम है प्रस्तुतिकरण, कि आपको आज पाठ किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। तो अभी पंडित जी ने बोल के बताया था कि आज पढ़ाया जाने वाला पाठ अथवा पाठ को पढ़ाना कितने दिन में पढ़ाना है और कितने दिन में कितनी अनुमितियाँ होगी और कौन से दिन की अनुमिति में कितने कितने सोपान होंगे। ये सारे अभी बहुत विस्तार से आपको पंडित जी ने सारा बता दिया कि वास्तव में प्रथम दिन की अनुमिति में 6 सोपान तो होंगे ही होंगे, दूसरे दिन की अनुमिति में इतने होंगे, तीसरे दिन की अनुमिति में इतने होंगे। तो ये अनुमितियाँ क्या होती है। अब उसके बाद ये आपके अंदर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि अनुमिति का मतलब क्या। अनुमिति का मतलब ये है, आज पाठ का जो अंश आप पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ के अंश का नाम है अनुमिति। अब वो अनुमिति आज के लिए 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ये बात आपको बताएंगे जब आप पाठ योजना बनाएंगे अथवा जब परीक्षा आप देने जाएंगे, जहाँ आपको 2 घंटे के अंदर पाठ योजना भी बनानी पड़ेगी, पाठ संकेत भी बनाना पड़ेगा और क्या नाम से और अन्य प्रश्नों के उत्तर भी लिखने पड़ेंगे। वो 2 घंटे में जब इतना कार्य करना पड़ेगा ना, अभी तो यहाँ आपको एक पाठ योजना बनाने का 4 दिन का टाइम देंगे हम क्या, फिर बाद में 3 दिन का कम कर देंगे क्या, लेकिन वहाँ परीक्षा में आपको 2 घंटे में वो पाठ योजना बनानी। तब हम आपको उस समय बताएंगे, उसके पहले परीक्षा के 1-2 दिन पहले, कि आपको पाठ योजना बनाना है तो उसमें प्रथम दिन की तो 2 अनुमिति बनाना है और दूसरे दिन की 1 अनुमिति बनाना है। तो वो 1 अनुमिति क्यों बनाना है, उसमें कौन कौन से सोपान होंगे, ये सारी बात आपको तब बताएंगे। तो ये अनुमिति वाली बात होगी। इसके बाद क्या आया, कौन सा सोपान आया आपका शब्द आया है, अध्यापक कथन। क्या आया, अध्यापक कथन क्या होता है। तो जब मैं एक बात अक्सर खत्म करता हूँ, हमारे अध्यापकों से भी अक्सर ये कहा करता हूँ कि अध्यापक को कक्षा में कम से कम बोलना और छात्रों से ज़्यादा बुलवाना, क्या ये ध्यान रखना। लेकिन अध्यापक को जहाँ ज़रूरी है गाइड करने के लिए, निर्देश देने के लिए, तो ऐसी जगह अध्यापक कथन के माध्यम से उनको बताया जाता है। ये और इसके बाद जो वो आधार परिचय वो है, उसकी चर्चा विस्तार से कल की जाएगी। जयपुर विद्यालय में प्रवेश के लिए जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उन सब की एक सामूहिक परीक्षा आज रात को 9 बजे 5 नंबर जो हॉल है अपना, वहाँ आज रात्रि 9 बजे एक परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा होगी, गूगल लिंक से होगी। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है या अभी भी जो चाहते हैं कि मुझे फॉर्म भरना है, तो वे विद्यार्थी सब वहाँ पहुँच जाएं। तो एक परीक्षा होगी, परीक्षा में सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य जो जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे और कोई उसका विषय नहीं रहेगा। तो इसलिए आप सब 9 बजे वहाँ पहुँचे जो भी प्रवेशार्थी हैं। बोले महावीर भगवान की। कल पाठ योजना दी जाएगी, सब ध्यान रखें।